Hello, hi friends, myself Govind Sani. You are watching Logam Latam for Mathematics. Guys, इस वीडियो सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है न्यूमेरिकल एनालिसिस। जी बिल्कुल, ये सीरीज न्यूमेरिकल एनालिसिस या फिर संख्यात्मक विश्लेषण पर होगी और इसमें हम डिस्कस करेंगे बीएससी से रिलेटेड टॉपिक्स, ठीक है, जिनमें हम सबसे पहला टॉपिक या सबसे पहला चैप्टर जो लेके चलने वाले हैं वो है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रेखीय बीजीय समीकरणों के निकाय का हल, ठीक है, और उसकी हल की विधियों पर, उसके सॉल्यूशंस के मेथड पर यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशंस पर डिस्कशन करने से पहले हमें पहले ये जानना जरूरी है कि लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन या फिर रेखिक बीजीय समीकरण होते क्या हैं। तो सबसे पहली चीज, समीकरण या इक्वेशन क्या होती है। तो देखिए, ठीक है, ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट या ऐसे गणितीय कथन जिनके लिए या जिनके अंदर इक्विलिटी साइन या फिर बराबर का चिन्ह आता है वह समीकरण कहलाते हैं। मैं एक बार फिर से बोलता हूं कि ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स या फिर ऐसे गणितीय कथन जिनके अंदर इक्विलिटी या फिर बराबर का चिन्ह आता है वो समीकरण कहलाते हैं। पहली चीज तो समीकरण बात क्लियर हो गई। अब क्या बात करते हैं बीजीय या फिर अलजेब्रिक। ठीक है, तो देखिए अलजेब्रिक या बीजीय शब्द जब किसी समीकरण के साथ जुड़ता है दैट मीन्स, या इसका अर्थ ये होता है कि उस समीकरण के अंदर या उस इक्वेशन के अंदर कोई ना कोई एक्स वाई जेड ए बी सी डी ऐसी चीजें हैं जो अननोन है। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ वेरिएबल्स उसमें होंगे, कुछ ना कुछ चर उसमें ऐसे होंगे जिनकी वैल्यूज हमें पता नहीं होगी, या वो हमारे लिए उनको ज्ञात करना होगा, या हमें उनको ज्ञात करना होगा, हमें उनको फाइंड करना होगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो बीजीय कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं रैखिक। रैखिक का मतलब ये होता है कि जितने भी ये एक्स वाई जेड और ये तमाम चीजें जो भी लेंगे, जितने भी वेरिएबल्स होंगे, जितने भी अचर होंगे, सॉरी जितने भी चर होंगे या जितने भी वेरिएबल्स होंगे, उन सब की पावर 1 होनी चाहिए। मैं फिर से दोहराता हूं कि जितने भी वेरिएबल्स होंगे, जितने भी चर राशियां होंगी, वो उन सब की पावर या उन सब की घात इकाई या 1 या 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए लास्ट वर्ड है निकाय या फिर सिस्टम। तो जब ऐसे ही कई सारी इक्वेशन है, ऐसे ही कई रेखीय बीजीय समीकरण या फिर लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन का एक सेट हमारे पास होता है, कई समीकरण, बहुत सी इक्वेशंस हमारे पास एक साथ होती है, तब उनको एक साथ में हम क्या पढ़ते हैं, निकाय या फिर सिस्टम। ठीक है, तब देखिए हमारे पास एक निकाय है, एक सिस्टम है, किसका, लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन यानी कि रेखिक बीजीय समीकरणों का। ठीक है, उसमें देखिए क्या है, पहली इक्वेशन हमारे पास है a11 x1 plus a12 x2 plus so on a1 so a1n xn बराबर bn। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर सबसे पहला तो इक्वलिटी का साइन है, तो ये इक्वेशन है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें x1 x2 xn ये सब क्या है, अननोन है ना, वेरिएबल्स है, क्या है, चर राशियां हैं। ठीक है, और ये a और ये जितने भी a होंगे जो कोफिशिएंट है x1 x2 x3 के, ठीक है, तो वो सब क्या है, वो सब अचर है। ठीक है, वो सब क्या है, कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, अचर राशियां हैं, और साथ ही साथ x1 x2 एंड सो ऑन xn जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी चर हैं, उनकी घात या उनकी पावर कितनी है, 1 है। देखो यहाँ पे सबकी पावर 1 है। तो ये क्या है, बेसिकली जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, एक रेखिक बीजीय समीकरण है, एक लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन है। ठीक है, और ऐसे ही कई इक्वेशंस का हमने सेट ले लिया, एक कई इक्वेशनों को एक जगह रख लिया है ना, एक निकाय बना दिया। तो इसको क्या कह रहे हैं, पूरे को, ये जो फर्स्ट मैंने नाम दिया है, ये पूरा क्या है, ये है रेखिक बीजीय समीकरण निकाय या फिर सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन या फिर रेखिक बीजीय समीकरण का निकाय। ठीक है, अब देखिए इसका हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है, वो होता है जितने भी ये कोफिशिएंट है x1 x2 xn के, उन सबको एक मैट्रिक्स में रख लेते हैं पहले तो देखिए यहाँ से a11, यहाँ से a12 एंड सो ऑन, यहाँ से a1n। इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन से दूसरी रो, दूसरी पंक्ति a21 a22 एंड सो ऑन, इसी प्रकार से a2n, और नीचे भी इसी प्रकार से आखिरी पंक्ति an1 an2 एंड सो ऑन ann। ठीक है बच्चों, और देखिए यहां पर हम एक कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या डालते हैं, अपने x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn तक। ठीक है, तो सारे वेरिएबल्स x1 x2 एंड सो ऑन xn।
और इक्वल के इस तरफ एक और कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सारे बी आते हैं, B1 B2 एंड सो ऑन Bn। तो ये हो गया वही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, या वही सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन मीन मैट्रिक्स फॉर्म, या फिर रेखीय बीजीय समीकरण निकाय किसमें, आव्यूह रूप में। तो देखिए यहाँ पर ये हमें आव्यूह रूप इसका मिल जाता है, हमें आव्यूह रूप में लिखना आना चाहिए। तो करना क्या होता है, x1 x2 एंड सो ऑन जितने भी हमारे पास वेरिएबल है उन सबके जो कोएफिशिएंट है उनको एक मैट्रिक्स में डाल दो और साइड में कॉलम में क्या कर दो, सारे वेरिएबल्स और इक्वल के उस तरफ जितने भी 20 होंगे यानी इधर की जो भी वैल्यू होगी वो डालनी है, ठीक है। इसको सिंबल, इसको कैसा लिखते हैं, सिंबकली हम ऐसा लिख देते हैं। इसको देखिए, इसको कैसा लिख देते हैं, इस पूरी मैट्रिक्स को तो A मान लेते हैं, A, इस पूरी को x मान लेते हैं इक्वल्स टू इस पूरी को स्मॉल b से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। कोई लोग कैपिटल B से भी दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल B से भी लिख सकते हो। तो ये जो सिस्टम है ये पूरा मैट्रिक्स में एक इक्वेशन आ गई, इस पूरे सिस्टम को इस मैट्रिक्स से दिखाया जा रहा है, जहाँ पे A क्या है, ये वाली मैट्रिक्स, x क्या है, ये वाली मैट्रिक्स, और ये B क्या है, ये वाली मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो गया, एक मैट्रिक्स में इक्वेशन हो गई। तो इसको भी आप मार्क कर लो, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जब हमारे पास ये B जो है या फिर ये सारे B या ये सारे B जीरो हो जाते हैं, ठीक है, ये B क्या हो जाए, जीरो मैट्रिक्स हो जाए, यानी कि B1 B2 Bn सबकी वैल्यू जीरो हो जाए, या फिर यहाँ पर जितने B है उनकी वैल्यू जीरो हो जाए, तब ऐसी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होती है उसे कहते हैं समघात या होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन, या फिर समघात रेखिक बीजीय समीकरणों का निकाय, ठीक है। समघात कब होगा या होमोजीनियस कब होगा, जब ये जितने भी B हैं इनकी वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, इन सब की वैल्यू जीरो हो जाए, ये B क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है, तब इसको क्या कहेंगे, होमोजीनियस। और जब ये B में से एक भी नॉन जीरो, इन B के अंदर से एक भी नॉन जीरो हो सकता है, B1 B2 एंड Bn-1 जीरो हो, लेकिन Bn अगर नॉन जीरो है, इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो हो, कोई भी एक क्या है, नॉन जीरो हो, तब ये क्या कहलाएगा, असमघात या नॉन होमोजीनियस, ठीक है। तो एक बार वापस बता देता हूं, होमोजीनियस के लिए क्या जरूरी है, ऑल BI's आर जीरो, ठीक है, सभी BI क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, BI जीरो होने चाहिए सभी, फॉर ऑल I 1 से लेकर n तक, ठीक है। सभी BI अगर जीरो है तो इक्वेशन कैसी है, समघात है। और यदि एक भी BI, ठीक है, एक भी BI इनमें से कोई भी एक B अगर क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूं कि मैट्रिक्स B क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तब वो क्या हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस या फिर असमघात हो जाएगा, ठीक है। कौन, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर रेखिक बीजीय समीकरण का निकाय। और देखिए अब इसी तरीके से एक क्लासिफिकेशन तो ये है, ठीक है, एक वर्गीकरण तो ये है, किसमें, समघात और असमघात में, या फिर होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में क्लासिफिकेशन है। एक अलग तरीके का क्लासिफिकेशन और होता है, वो होता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, यानी संगत और असंगत निकाय के मध्य। तो देखिए संगत या असंगत निकाय क्या होते हैं, तब इसको समझने से पहले हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी, वो है सॉल्यूशन या हल, ठीक है। इन प्रत्येक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस या फिर रेखिक बीजीय समीकरणों के निकाय के अंदर x1 x2 और xn की, x1 x2 एंड सो ऑन xn की जो वैल्यूज होती है, ठीक है, अब चूंकि ये अज्ञात है हमारे पास, अननोन्स हैं, ठीक है, लेकिन इनकी वो वैल्यू जो क्या करेगी, इस सिस्टम को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, यानी कि x1 x2 xn की वो वैल्यूज या वो मान जो इसको संतुष्ट करेगा, ठीक है, इसको रखने पर इसको संतुष्ट करेगा, तो वो क्या कहलाता है, हल कहलाता है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, x1 x2 एंड xn की वो वैल्यू, x1 x2 एंड सो ऑन xn की वो वैल्यू जो क्या करेगी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, इस सिस्टम को सेटिस्फाई करेगी, हर एक इक्वेशन में रखने पर इसको सेटिस्फाई करेगी पूरे सिस्टम को, वो क्या कहलाएगा, उसका सॉल्यूशन या हल कहलाएगा, ठीक है। और इस सॉल्यूशन पर, ठीक है, अगर ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अगर ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ऐसा कोई हल प्राप्त हो जाता है, तब तो वो क्या कहलाता है, सिस्टम कंसिस्टेंट या संगत निकाय कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट। अगर किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर रेखिक बीजीय समीकरण के निकाय का हल उपस्थित होता है, या फिर उसको हल किया जा सकता है, या उसके हल को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वैसा सिस्टम कहलाता है, या वैसा जो निकाय है वो क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट सिस्टम या फिर संगत निकाय। और यदि उसका हल ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी कि इसको हल नहीं किया जा सकता, तब
यानी कि x1 x2 xn की वैल्यू नहीं प्राप्त की जा सकती, तब उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम या असंगत निकाय। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? असंगत निकाय या इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। तो मेरे ख्याल है चारों पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे। अब आइए देखते हैं हम वो कंडीशंस, जो पर्टिकुलर कंडीशन जब हमारे पास इस सिस्टम के या इस निकाय का सॉल्यूशन या हल एग्जिस्ट करता है, और इसके जो हल है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं वो कंडीशंस, वो प्रतिबंध जहां पर हमारा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है या फिर जो हमारे पास रेखीय बीजीय निकाय है, ठीक है, बीजीय समीकरण निकाय, वो हल रखेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो कंडीशन है वो ये है कि हमारे पास हल केवल तभी होगा या सॉल्यूशन केवल तभी एग्जिस्ट करेगा जब हमारे पास ये कंडीशन फॉलो होगी। तो ये हमारे पास प्राइमरी कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन यही है। ठीक है, क्या कि रैंक ऑफ ए, यानी कि जो ए मैट्रिक्स है, जो ए आव्यूह है, उसकी जो रैंक है वो क्या होनी चाहिए? रैंक ऑफ ए स्लैश बी, यानी कि ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, या फिर हमारे पास जो ए और बी को लेकर संगत मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है, तो उसकी रैंक और रैंक ए की बराबर आनी चाहिए। ठीक है, अगर इन दोनों की रैंक इक्वल आती है तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों इस जो समीकरण निकाय है, ठीक है, ए एक्स बी, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर ये बराबर आती है तभी हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब रैंक क्या होती है इसके लिए हम कभी और डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर अब आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा जिसके हम सॉल्यूशन निकालेंगे वहां पर हमारे पास ऑलरेडी ये होगा। ठीक है, ये फिक्स होगा। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि रैंक ऑफ ए और ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स ए स्लैश बी, इन दोनों की रैंक क्या होगी? बराबर होगी। तब हमारे पास क्या होगा? सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और हमारा सिस्टम कैसा कहलाएगा? कंसिस्टेंट, यानी कि संगत कहलाएगा। ठीक है, सिस्टम संगत या फिर कंसिस्टेंट कब कहलाएगा? जब ये कंडीशन होगी कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए स्लैश बी क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो चलिए, और मैंने आपको बता दिया कि रैंक पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास यदि जो बी है वो नॉन जीरो हो, ठीक है, बी कैसा हो? नॉन जीरो हो, यानी कि हमारा सिस्टम कैसा हो? नॉन होमोजीनियस या फिर असंगत हो। ठीक है, हम सिस्टम कैसा लेके चल रहे हैं? असंगत या फिर नॉन होमोजीनियस, यानी कि बी में से कम एक आध की तो वैल्यू होगी। ठीक है, सारे जीरो नहीं होंगे। तब देखिए हमारे पास इसके होने के बाद में यदि जो ए का डिटरमिनेंट है, ए का स्थानिक है, उसका मान अगर जीरो नहीं आता है, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं? जीरो नहीं आता है, तब हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा, जो हल होगा, वो अद्वितीय होगा, यूनिक होगा, यानी केवल एक ही हल होगा उसका। ठीक है, और वो कैसा रहेगा? यूनिक। और साथ ही साथ ये कंडीशन तो होनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स ए बी ऑलवेज आर इक्वल। ठीक है, ये दोनों हमेशा क्या रहनी चाहिए? इक्वल रहनी चाहिए, कोई वैल्यू एन। अब एन क्या है? एन है, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है ना, तो वो ऑर्डर एन है। ठीक है, वो उसका क्रम है एन। ठीक है, वो उसकी कोटि है, मैट्रिक्स की कोटि के बराबर रहेगी। और देखिए यदि इफ जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है, यानी कि जो आव्यूह ए का अगर मान जीरो आ जाता है, और ये क्या है? सुसंगत नहीं है, यहां से क्या है? अगर ये बराबर नहीं आते हैं तो हमारे पास कोई हल विद्यमान नहीं होगा और सिस्टम कैसा रहेगा? सिस्टम रहेगा असंगत या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, और सिस्टम कैसा हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। जब इसका एक तो क्या हो जाए? डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाए और ये चीज क्या आ जाए? इस तरह से आ जाए। ठीक है, तब देखो इसमें दोनों चीजें, अगर ये जीरो आ रहा है, ठीक है, तो भी हमारे पास क्या है? अगर ये कंडीशन ऐसी हो जाती है, इसके साथ ये कंडीशन ऐसी हो जाती है, तो हमारे पास सिस्टम कैसा रहेगा? इनकंसिस्टेंट या फिर नो सॉल्यूशन की स्टेट रहेगी। ठीक है, और डायरेक्ट भी आप कह सकते हैं अगर ये चीज है ना तो नो सॉल्यूशन है, आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये कंडीशन है तो सिस्टम कैसा है? इनकंसिस्टेंट है, असंगत है, और क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन आएगा, कोई हल नहीं होगा। और आखिरी कि यदि हमारे पास डिटरमिनेंट तो जीरो हो जाए और साथ ही साथ कंसिस्टेंट हो सिस्टम, यानी संगत हो, यानी ये कंडीशन फॉलो करता हो। ठीक है, कैसा हो? सिस्टम संगत हो, कंसिस्टेंट हो, और डिटरमिनेंट जब जीरो हो जाए तब यहाँ पर क्या होंगे? अनंत हल विद्यमान होंगे, मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, कितने होंगे? अनंत हल विद्यमान होंगे, एक से अधिक हल होंगे। तो ये था जब हमारा बी नॉन जीरो हो। अब इसी प्रकार से जब हमारा बी जीरो हो जाए, यानी समघात रहे, हमारा सिस्टम होमोजीनियस रहे, तब देखिए क्या होगा? तो यदि हमारे पास जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है, ए का क्या है? जो सारणिक है वो नॉन जीरो है, तब देखो क्या होगा? तब केवल और केवल एक ही हल विद्यमान होगा, जो कौन सा होगा? तुच्छ हल होगा,
ट्रिवियल हल होगा। अब देखिए तुच्छ या ट्रिवियल हल क्या होता है, जब सारे x1 x2 xn की वैल्यू 0 0 आ जाती है। यानी कि कहने की बात यह है कि x1 का मान भी 0, x2 का मान भी 0, x3 का मान भी 0 एंड सो ऑन, xn का मान भी 0। सबका मान अगर 0 हो जाता है तब ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, ट्रिवियल या फिर तुच्छ सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तुच्छ हल कहलाता है। तो इसका केवल तुच्छ हल विद्यमान होगा कब, जब इसकी जो वैल्यू है वो नॉन जीरो रहे होमोजीनियस सिस्टम के अंदर, समघात सिस्टम के अंदर। ठीक है, डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो रहे, तो एक कंडीशन ये है। और इस सिचुएशन में जो रैंक है वो n रहेगी। ठीक है, ए की वो रैंक क्या होती है मैंने आपको पहले बता दिया, हम कभी फिर डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ हमें एक कंडीशन समझनी है। और देखिए यदि इफ जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो जीरो हो जाए, यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाए तब जो हमारा सॉल्यूशन है वो ट्रिवियल भी होगा और साथ ही साथ नॉन ट्रिवियल भी होगा, यानी कि तुच्छ हल भी होगा। यानी 0 0 0 तो सॉल्यूशन होगा ही, ये तो हल है ही, उसके अलावा भी कोई ना कोई हल जरूर विद्यमान होगा। अतुच्छ हल विल बी एग्जिस्ट, और इस सिस्टम की जो रैंक है वो n से कम रहेगी इस सिचुएशन के अंदर। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो हमारे पास संक्षिप्त में कहूं कि अगर समघात है तो सबसे पहले ये चीज होनी चाहिए कि ये चीज क्या है, ये चीज हमेशा होनी चाहिए, चाहे समघात हो चाहे असमघात हो, ये चीज पहले चेक करनी है। ठीक है, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ये ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमारा सिस्टम, हमारा जो निकाय है वो कंसिस्टेंट या फिर संगत कहलाएगा, और उस स्थिति के अंदर हल विद्यमान होगा। अब क्या हो जाए कि सिस्टम तो कैसा हो, नॉन होमोजेनियस या असमघात हो, तब इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है और ये भी है, तब हमें सिर्फ ये चेक करना है क्या कि ये जो चीज हमारे पास है, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए है, ये जीरो है या नॉन जीरो है। अगर नॉन जीरो है तो हल कैसा रहेगा, यूनिक, और अगर ये जीरो है तब हल कैसा रहेगा इस कंडीशन के साथ में, तभी हल कैसा रहेगा, इनफाइनाइट हल रहेंगे, मैनी हल रहेंगे। और यही कंडीशन अगर फॉलो नहीं कर रही है तो हल क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, असंगत हो जाएगा और कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। गॉट इट। इसको चेक करते ही हमें पता चल जाएगा कि संगत है कि असंगत, कंसिस्टेंट है कि संगत है कि असंगत, और कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और फिर हमें क्या चेक करना होगा, सिर्फ डिटरमिनेंट। ठीक है, और यहाँ पर अगर होमोजीनियस है, समघात है, तो डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो है तो क्या रिजल्ट निकलेगा कि केवल एक हल होगा जो कि तुच्छ हल होगा, ट्रिवियल हल होगा, जो क्या होता है 0 0 0 0। ठीक है, और यदि डिटरमिनेंट जीरो आ जाता है तब क्या होंगे, तुच्छ हल भी विद्यमान होगा यानी ट्रिवियल सॉल्यूशन भी होगा, और नॉन ट्रिवियल यानी कि अतुच्छ हल भी होगा, यानी 0 0 के अलावा भी कोई ना कोई सॉल्यूशन इसका जरूर होगा। तो ये था कंडीशन फॉर वेरियस सॉल्यूशन ऑफ LSE यानी लीनियर ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, या फिर रेखीय असंगत निकायों के लिए प्रतिबंध। आइए हम आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे हम इस सिस्टम का सॉल्यूशन AX = B का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, हल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, माय सेल्फ गोविंद सनी, यू आर वाचिंग लॉग एम, लेट टाइम फॉर मैथमेटिक्स।